हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी एग्ज़ाम एट द रेट स्टडी। आज फिफ्थ पार्ट लेके आया हूँ मैथ सीरीज़ का एचपी 10 नॉन मेडिकल। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ट्रीज 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन ए ग्राउंड इफ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज। टू ट्रीज दिए हैं, एक 7 मीटर हाइट का है, एक 4 मीटर हाइट का है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 4 मीटर का है। यहाँ देखिए एक ट्री जो है ए, मैंने बोल दिया ए बी जो है एक वन ट्री है जो कि उसकी डिस्टेंस है 7 मीटर, और एक ट्री है सी और डी जिसकी हाइट है 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ए सी जो कि 4 मीटर दिया हमें, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर और एक ट्री 7 मीटर का और एक ट्री 4 मीटर का। तो इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये टॉप्स का डिस्टेंस जो है बी डी डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए ए सी के पैरेलल हम एक डी ई लाइन लगा सकते हैं क्या, डी ई लाइन लगा सकते हैं। ए सी यदि 4 मीटर है, यदि इसके पैरेलल हमने लाइन लगाई है तो ये ई डी भी क्या होगी, 4 मीटर ही होगी। ओके, पर यहाँ देखिए ए बी पूरा 7 मीटर है और ए ई डी सी के पैरेलल है। ए ई जो है डी सी के पैरेलल है, डी सी 4 मीटर है, तो ए ई बी कितना होगा 4 मीटर। ए ई बी कितना होगा 4 मीटर। यदि पूरा ए बी जो है 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो यदि ए ई जो है 4 मीटर है तो सिर्फ बी ई डिस्टेंस कितना बचेगा, ऊपर वाला ये बी ई डिस्टेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 7 में से 4 गए 3 मीटर, कितना बचेगा 3 मीटर। तो मैं भी लिख सकता हूँ बी ई जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है और जो ई डी है वो 4 मीटर है। ठीक है, और तो बी डी इनके शिखरों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी डी निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ई डी और बी। ठीक है, और ई बी जो है 3 मीटर है और ई डी जो है 4 मीटर है। तो बी डी निकालिए, तो बी डी निकालिए, बी डी विल बी द आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपरन्यूज का स्क्वायर। हिंदी में बोलूँ पर लंब का स्क्वायर प्लस बेस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू जैसे हमें पता है 3 दी है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरन्यूज का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, हाइपरन्यूज का स्क्वायर 9 और 16 कितने होते हैं 25, हाइपरन्यूज का स्क्वायर। अब मेरे को बताइए स्क्वायर जो है जब इक्वल टू के परे जाता है तो अंडरूट क्रिएट करता है। ओके, तो अंडू 25 का आंसर कितना होता है, हम सभी जानते हैं 5 5 जब 25 होता है, इट मीन्स अंडू 25 का आंसर होता है 5। हाइपरन्यूज हमारे पास निकल के आ रहा है, हमारे पास निकल के आ रहा है 5, कितना निकल के आ रहा है 5। इट मीन्स दोनों ट्रीज के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये टॉप्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा डिपॉजिटेड 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक. After spending 20% of the remainder, she has 4800 left with her. How much did she originally have? मेधा के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, उसका 20% उसने बैंक में जमा करवा दिया। जो बचा उसका भी उसने 20% खर्च दिया। खर्चने के बाद अब उसके पास सिर्फ 4800 रुपीज़ बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 4800 रुपीज़। मेरे को ये बताइए यदि मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 का मैं 20% यदि मैं बैंक को दे दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे 100। जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है। कितनी होती है 100% होती है। यदि 100 अपने में 100% है, इसका 20% मैं बैंक में दे दूं तो मेरे पास 100 का सिर्फ 80% बचेगा। कितना बचेगा 100 का सिर्फ 80% बचेगा। ओके, और 100 का 80% हमें पता है कितना होता है 80 रुपये।
अब बोला जो रिमाइंडर जो 80 रुपये बच रहे हैं उसका भी मेधा या कोई पर्सन है उसने 20% और खर्च दिया। तो अभी जो है 80 जो है अपने में 100% वैल्यू है। यदि इस रिमाइंडर का भी 20% खर्च दिया किसी ने तो अभी इसका भी फिर से अभी कितना बचा इसका भी 80% बचा, इसका भी 80% बचा। जब 80 का 80% निकालूंगा तो 64 रुपये बच रहे हैं। कितने रुपये बचेंगे? 64 रुपये। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था कि इसको करते कैसे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4800 रुपीज़ जो कि मेधा के पास बच रहे हैं, ये खुद ही दे दिया कि 4800 रुपीज़ जो है लेफ्ट हैं। कब? जब उसने 20% जो है बैंक में दे दिया और जो बचा उसके पास अमाउंट उसका उसने 20% खर्च दिया। उसके बाद जो उसके पास 4800 रुपीज़ बच रहे हैं। तो बताइए कि मेधा के पास ओरिजिनली स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? क्या मेधा के ओरिजिनली पैसे निकालने हैं तो मैं क्या मेधा के ओरिजिनली पैसे जो स्टार्टिंग में थे एक्स मान सकता हूँ। एक्स का उसने 20% बैंक को दे दिया। यदि उसने बैंक को दे दिया तो उसके पास बचा कितना उस अमाउंट का? 80% बचा। कितना बचा? 80% का। ओके, अब उसके पास 80% ऑफ एक्स रुपये हैं। अब बोला क्या, जो बचे हुए का भी उसने 80% खर्च दिया, 20% खर्च दिया, सॉरी 20% खर्च दिया। तो बचे हुए रिमाइंडर का भी उसके पास कितना बचेगा? 80% ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो ये बचा हुआ 80% ऑफ एक्स है ये अपने में 100% है दूसरी कमांड के लिए। तो 20% उसने स्पेंड कर दिया, तो इसका भी कितना बचा? इस पूरे का भी क्या निकालूंगा मैं? 80% निकालूंगा। होता कि ये ऐसा करने के बाद उसके पास 4800 रुपीज़ जो है लेफ्ट हैं। इसके पास 4800 रुपीज़ लेफ्ट हैं। ओके, तो सिंपली कैलकुलेशन है, 80% को मैं 80/100 ले सकता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो इंटू मल्टीप्लाई होगा, 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4800। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू यही रहने दो, 4800 परे है। 10 जा ये 10 जो है नीचे हैं, तो 10 जा 100, ये परे जाके ऊपर 4800 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 8 × 8 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हम कैसे काट सकते हैं इसको। मैंने काट दिया 2 4 जा 8, 250 100। ओके, 2 2 जा 4, 225। ओके, फिर 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 600 बना। ओके, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 जा 6, 300 बना। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बन रहा है? 300 इंटू 25। तो 25 इंटू 3 करूँगा तो 75, 207 में 207 में लिख दूंगा तो ये आ गया 7500। कितना आएगा? 7500। कहने का मतलब जो मेधा का जो अमाउंट है इनिशियली 7500 था, इसका 20% बैंक को देने के बाद और उसके भी रिमाइंडर का 20% खर्चने के बाद 4800 रुपीज़ बच रहे थे। ठीक है, तो ओरिजिनली मेधा के पास जो एक्स अमाउंट था वो उसकी वैल्यू है 7500। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इफ द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। बोला गया कि एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और इनका एरिया सेम है, इनके एरिया सेम है और रेक्टेंगल की डिमेंशंस दी हैं 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को ही लेंथ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर क्या आएगा? लेंथ आएगी और 11 सेंटीमीटर क्या आएगी? विड्थ आएगी। ओके, और जो एरिया है, कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है कोई रेक्टेंगल, वो कैसे निकलेगा? एरिया निकलता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ से। कैसे निकलता है? लेंथ इंटू विड्थ से। तो यहाँ पे मैं लेंथ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? 14 और विड्थ की वैल्यू में 11, तो एरिया निकल के आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 इंटू 11 कितना होता है? 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है। यदि ऐसा है तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? ये बाहर वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब परिधि निकालनी है। यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा? हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख सकता हूँ क्या इसको मैं?
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता है सर्कल का मेरे को रेडियस आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पाई की वैल्यू मैं 22/7 लिख सकता हूँ क्या, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीज़ें परे ले जाइए इक्वल टू के। तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ओके, तो यहाँ पे आप काटेंगे जब, तो 22 जब 154 होता है और 7 जा कितना आएगा 49, कितना आएगा 49। अब देखो ये स्क्वायर जो परे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा √49 बनाएगा। और √49 का आंसर कितना होता है 7। हमें पता है 7 जब 49 होता है तो 7 विल बी द आंसर ऑफ √49। ओके, हमें पास रेडियस आ गया है। अब बोला गया है सरकमफ्रेंस निकालिए किसकी, सर्कल की। और सरकमफ्रेंस सर्कल की कितनी होती है 2πr। आप 2πr में वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आई हमारे पास 7। कितनी आई 7 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 22 जा कितना होता है 44, कितना होता है 44। कहने का मतलब जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस जो है 44 सेंटीमीटर है। इसके यूनिट होंगे सेंटीमीटर्स में, क्योंकि ये तो हाँ, ये जो बाहर वाला डिस्टेंस जो होता है, जैसे कोई ग्राउंड है, इसकी बाहर वाला जब हम राउंड लगाएंगे उसको बोलते हैं परिधि, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि हमारे पास निकल के आ रहा है 44 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सिंपली एक डिस्टेंस होता है, तभी इसके यूनिट जो है सेंटीमीटर मीटर में होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेट्स 350 टाइम्स। बोला गया एक व्हील है, और व्हील कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, वो उसका जो रेडियस है वो है 25 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है हमें उस व्हील का 25 सेंटीमीटर। यदि वो व्हील जो है 350 टाइम्स रोटेट करता है, 350 राउंड लगाता है व्हील, तो बताइए वो कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। और उस व्हील का रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। हमें ये पता होना चाहिए, जब भी डिस्टेंस जो है एक राउंड लगाता है कोई भी व्हील, तो वो अपनी परिधि घूमता है, सरकमफ्रेंस घूमता है, ना कि वो एरिया। इसमें एरिया का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं कि एरिया निकालने लग पड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा कि एक सर्कल जो है, एक व्हील जो है रोटेट कर रहा है। जब एक बार रोटेट करेगा तो वो अपनी सरकमफ्रेंस घूमेगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा वो उसके परिधि के बराबर होगा। हमें 350 चक्कर लगाने हैं। यदि एक चक्कर में हमें पता लग जाएगा कि इतना डिस्टेंस है, तो इंटू 350 कर दूंगा, तो टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा कि ये व्हील कितना डिस्टेंस तय करेगा। ओके, तो हमें पता है, सबसे पहले निकालेंगे हम एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा। अभी मैंने बोला यदि सरकमफ्रेंस जो होती है किसी भी सर्कल की, वो होती है 2πr, और व्हील भी कैसा है, सर्कुलर इन शेप है। तो इसकी परिधि देख लूँगा, सरकमफ्रेंस देख लूँगा, तो वो कितनी है 2πr। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ मैंने लिखा भी है, स्पेसिफाई कर रखा है बिल्कुल, कि डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन जो होगा वो उसकी परिधि के बराबर होगा 2πr। ठीक है, यहाँ जब मैं 2πr में वैल्यूज पुट करूँगा तो एक रोटेशन का मैं कितना डिस्टेंस तय कर सकता है ये व्हील, वो पता लग जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट की 2πr में 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू मैंने रखी है 25। इतना जो है ये एक रोटेशन में डिस्टेंस है। यदि व्हील ने 350 रोटेशन लेनी है, कितनी लेनी है 350 रोटेशंस लेनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय होगा, इंटू में 350 कर दूंगा। ठीक है, इंटू में कितना कर दूंगा 350 कर दूंगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 25, यदि एक रोटेशन में डिस्टेंस है तो 350 में क्या होगा इंटू 350। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 7 5 का कितना होगा 35, ये 50 बने। जब आप इनको 2 इंटू 22 इंटू 25 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास निकल के आएगा 55,000। कितना निकल के आएगा 55,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस। पर लेकिन ऑप्शन तो मीटर में था, ऑप्शंस तो क्या थी मीटर्स में थी। तो हमें पता होना चाहिए कि इस सेंटीमीटर को मीटर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि एक मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर के कितने मीटर होंगे, 100 को परे ले जाइए, 100 जो है 1 के नीचे जाएगा, तो एक
सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। कितना होता है? 1/100 मीटर होता है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में है 55,000 सेंटीमीटर। और ये एक सेंटीमीटर जो है 1/100 मीटर के बराबर है। तो 55,000 कितने मीटर के बराबर होंगे? 55,000 इंटू 1/100 करना पड़ेगा ना। इस सेंटीमीटर की वैल्यू इस जो सेंटीमीटर की वैल्यू है वो 1/100 मीटर है। ठीक है, तो 55,000 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? इंटू 55,000 करना पड़ेगा ना। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 550 मीटर डिस्टेंस। कितना आएगा? 550 मीटर डिस्टेंस है। मैं बोलना चाहूँगा कि हमें यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। विदाउट यूनिट कन्वर्जन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस एक्चुअल में चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो यूनिट कन्वर्जन है ही है। ओके, ठीक है, ये एरिया का क्वेश्चन था। एरिया में भी ये क्वेश्चन आता है और टाइम एंड डिस्टेंस के केस में भी इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 3 की रेज़ टू की रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 की रेज़ टू पावर 2 की रेज़ टू पावर -3 और t की रेज़ टू पावर -3 का भी होल स्क्वायर। ओके, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 की रेज़ टू पावर -2 की रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 की रेज़ टू पावर 3 की रेज़ टू पावर -2 t की रेज़ टू पावर -4 की रेज़ टू पावर 3। तो हमें यहाँ पे देखिए, हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम न्यूमरेटर देखिए सबसे पहले, अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर अंश में जो वैल्यूज है उन्हें देखिए। 3 की रेज़ टू पावर -2 है, उसकी भी रेज़ टू पावर 2 है। तो ये वाली पावर जो है आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएंगी 3 की रेज़ टू पावर -4। कितनी हो जाएगी? -4 इंटू 5 की रेज़ टू पावर 2 है और इसका भी रेज़ टू पावर -3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 की रेज़ टू पावर -6 इंटू क्या हो जाएगा? t की रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -6 अपॉन जब डिनोमिनेटर में देखिए हर वाली वैल्यूज 3 की रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर 5 है, इसको कितना लिखूंगा? 3 की रेज़ टू पावर -10 लिखूंगा इंटू 5 की रेज़ टू पावर 3 का रेज़ टू पावर -2 और 5 की रेज़ टू पावर -6 लिखूंगा इंटू t की रेज़ टू पावर -4 इंटू 3 है t की रेज़ टू पावर -12 लिखूंगा। यहाँ से सिंपली आप देख सकते हैं कि 5 की रेज़ टू -6 और 5 की रेज़ टू -6 ऊपर नीचे है, तो ये आपस में कट गए। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है साइड में, m की रेज़ टू पावर a अपॉन m की रेज़ टू पावर b। जब दोनों के बेस सेम हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी? जब ये मैं m की रेज़ टू पावर b को ऊपर भेजना चाहूँगा तो इसका आंसर आएगा बेस विल बी सेम। तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। 3 रेज़ टू पावर -10 ऊपर जाएगा तो 3 रेज़ टू पावर -4 तो पहले से है। 3 रेज़ टू पावर -10 ऊपर आएगा तो क्या होएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी रेज़ टू पावर। तो ये माइनस और -10 और क्या बचा? हमारे पास था t की रेज़ टू पावर -6। t की रेज़ टू पावर -6 है और t की रेज़ टू -12 है। t की रेज़ टू -12 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो -6 ऊपर पहले था -12। ओके, तो यहाँ देख लीजिए 3 की रेज़ टू -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू t की रेज़ टू पावर -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की रेज़ टू पावर -4 + 10 कितना होता है? -4 + 10 होता है कितना? 6। कितना होता है? 6। और t की रेज़ टू पावर -6 + 12 का मतलब कितना होगा? t की रेज़ टू पावर भी 6। और इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? 3t, क्योंकि दोनों की पावर 6 है तो इसको 3t को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ और इसकी इकट्ठी पावर 6 लिख सकता हूँ। क्या ये? दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपये एंड इट इज़ सोल्ड एट 76, देन द डिस्काउंट इज। यहाँ पे देखिए MRP दिया है। MRP को बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पे ही हमेशा हमें डिस्काउंट मिलता है। यदि हमें छूट देनी है तो सिर्फ अंकित मूल्य। जब हमें MRP दिया होता है किसी भी आर्टिकल का या प्रोडक्ट का, तभी हम छूट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे MRP दी है कि 80 रुपये की चीज़ थी कोई। ठीक है, 80 रुपये की कोई चीज़ है, उसको हमने बेच दिया 76 रुपये में। तो हमें सामने पता लग रहा है कि यदि MRP जो है
₹80 है और सेलिंग प्राइस 76 है, तो कितना, ₹4 ₹4 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है? ₹4 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूछा गया कि कितना डिस्काउंट मिला, पूछा तो डिस्काउंट कितना है, तो सिंपली यदि रुपीज़ में पूछा हो कितने रुपये का डिस्काउंट हो, तो सामने पता लग रहा है कि ₹80 वाली चीज़ 76 में जा रही है, बेची जा रही है, तो हमें ₹4 का लाभ हो। ₹4 का क्या होगा, ₹4 का मेरे को डिस्काउंट मिला है, मतलब दुकानदार ने उस ग्राहक को ₹4 का डिस्काउंट दिया, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दें। यदि ₹4 का डिस्काउंट है तो एमआरपी से कंपेयर करूंगा ना, ये 4 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो एमआरपी से कंपेयर करूंगा तो 4/80 कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। जब भी हमें प्रतिशत में आंसर देना होता है तो इंटू 100 करना पड़ता है, तभी मैं प्रतिशत में इसको आंसर दे पाऊंगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आ गया 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया 5%। कहने का मतलब 5% डिस्काउंट दिया है जब एमआरपी ₹80 हो और सेलिंग प्राइस कितना हो, ₹76 हो। ठीक है, 80 का 5% कितना होगा, 4 होगा, तभी हमें है ना, तभी ₹4 का डिस्काउंट है, और 4 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, 5% है, जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, 5% का डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स। हमें पता है कि पॉलीगन क्या होती है, जिसके पास मोर देन 4 साइड्स हों। 4 साइड्स वाली किसी भी शेप को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। जब 4 से ज़्यादा, जैसे 5 हो, तो उसे पेंटागन बोलेंगे, और दूसरी भाषा में उसे पॉलीगन भी बोलेंगे। अभी बोला है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, बोलता है कि किसी भी पॉलीगन का, सबसे पहली ऑप्शन है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, 360 डिग्री अपॉन एन, ये बिल्कुल सही है। ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो निकाला जाता है 360 अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। यदि हमें पता है कि 9 साइड्स हैं, यदि हमें पता है कि 9 साइड्स हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 9, तो ईच एंगल आएगा 40 डिग्री। कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल होता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल होता है। देखो, यदि ये पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी साइड है 1 2 3 4 5 6 षटभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ मेरे को पता है ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा। इंटीरियर एंगल को मैं क्या करूँगा, जैसे इंटीरियर एंगल को क्या करूँगा, 180 में से, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, तो हम मेरा क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो दूसरी ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये पहली ही ऑप्शन को घुमा के लिखा है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, जो कि 3 जो है फॉलो कर रही हैं, ठीक है, और 4 जो है अगेंस्ट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ 625 इंटू 625 माइनस 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 4.5। अब देखिए, अलजेब्रा से ये इस प्रॉपर्टी पे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, इसमें तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जहाँ पे ए स्केयर माइनस वी स्केयर लग रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ए स्केयर माइनस वी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर जब हम न्यूमरेटर देख रहे हैं, तो 625 इंटू 625 माइनस 1.75 इंटू 1.75, क्या मैं 6.25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 6.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर अपॉन 4.5 लिख सकता हूँ क्या। तो ऐसा करने से मैंने देखा कि ए की वैल्यू 6.25 है और बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1.75। तो मैंने जो हमारा न्यूमरेटर है वहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 6.25 प्लस 1.75 और इंटू 6.25 माइनस 1.75। ठीक है, अपॉन 4.5 तो वैसे ही चल रहा है, अपॉन 4.5 तो वैसा ही चलेगा। जब मैं 6.25 को 1.75 में ऐड करूँगा तो ये निकल के आएगा 8, और 6.25 माइनस 1.75 ये निकल के आएगा 4.5 अपॉन 4.5 तो है ही है,
4.5 4.5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 8। 8 विल बी द आंसर, इसका आंसर होगा 8। 96 क्वेश्चन है 6 की रेस्ट पावर 4 इंटू 9 की रेस्ट पावर 2 इंटू 25 की रेस्ट पावर 3 अपॉन 3 की रेस्ट पावर स्क्वायर 2 इंटू 4 की रेस्ट पावर 2 इंटू 15 की रेस्ट पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंपली हमें बस समझते हैं कि किसी के रेस्ट पावर 2 है तो उसी वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है सेम वैल्यू से। ठीक है, जैसे 6 की रेस्ट पावर 4 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई है 4 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई है। 9 का स्क्वायर है तो 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ क्या इसको? 9 इंटू 9। 25 का क्यूब है तो 25 इंटू 25 इंटू 25 लिख सकता हूँ। तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, फिर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 15 की रेस्ट पावर 6, तो 15 को 6 बार मल्टीप्लाई है आपस में 15 से ही। ओके, जब आप इस पूरे को काटेंगे, जब आप इसको पूरे को काटेंगे, टेबल आपको लगाने आने चाहिए, तो आप इसको पूरे को काटेंगे तो आपके पास एक बचेगा, सिंगल 1। ठीक है, 1 विल बी द आंसर। आप इसको काटिएगा, पूरी वैल्यूज ऊपर नीचे कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस इज। जब डाइस है, जब हम लूडो खेलते हैं तो एक डाइस होता है जिसको पासा बोलते हैं, पासा फेंकेंगे तो उसके 6 फेसेस होते हैं। वो एक क्यूब होता है और क्यूब के ऊपर 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसों के ऊपर 1 से लेकर 6 तक मार्किंग कर रखी होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए। यदि हमें आउटकम्स पता हैं डाइस के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं, उसमें से भी प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जिनके हैविंग 2 फैक्टर्स। कितने कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स। और सिंपली मैं बोल सकता हूँ ऐसी वैल्यू जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है और एक से। ओके, फॉर एग्जांपल सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है। 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है और एक से। 3 जो है 3 से डिवाइड होगा और एक से, और कोई भी वैल्यू इसको नहीं काट सकती है। 5 जो है 5 से डिवाइड होता है और एक से। इट मीन्स जिन वैल्यूज़ के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। ओके, तो हमारे पास देखिए एक डाइस को थ्रोन है तो 1 से 6 तक मार्किंग कर रखी होती है। इसमें से यदि 2 आएगा तो प्राइम नंबर होता है, 3 आएगा तो प्राइम नंबर होता है, 5 आएगा तो प्राइम नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग प्राइम नंबर है वो क्या है? 6 में से 3 प्रोबेबिलिटी है। जब पासा फेंकूंगा तो 3 केसेस हो सकते हैं कि ये प्राइम नंबर आए, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूँ मैं 3/6 लिख सकता हूँ क्या? जो गेटिंग द प्राइम नंबर, जब हम थ्रो कर रहे हैं डाइस को तो वो है 3/6। 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/2। कितनी आ गई? 1/2। ओके, सो thanks a lot for watching this video. Please like and subscribe this channel. Thanks a lot. Have a good day.